करना है, फिर आपको बताया कि अगर आपको निवेश करना है तो क्या एक्साइटिंग थीम्स है, और अब अपने निवेश को सही दिशा के लिए हम बताएंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। प्लानिंग एट 40, जी हाँ, 40 साल की उम्र में आने या आने जब आ ही रहे हैं, आप ऑलमोस्ट 40 होने वाले हैं, तब किस तरह का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अनंत लड्डा, फाउंडर इन्वेस्ट आज फॉर कल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और फाइनेंशियल प्लानिंग एट 40, अनंत, आप आज हमें ये बताने वाले हैं, हालांकि आप भले ही 40 साल के नहीं दिखाई देते हैं, नहीं लगते हैं, लेकिन आप उनको बताएंगे कि अपने पोर्टफोलियो में उन्हें क्या करना चाहिए। बुनियादी तौर पर क्या कदम, पोर्टफोलियो दिखना कैसा चाहिए 40 साल की उम्र में? अनंत, कैसा होना चाहिए पोर्टफोलियो? मैम, सबसे पहले जो अभी अहमदाबाद में डिजास्टर हुआ है उसके लिए आई वुड लाइक टू रेज कॉन्डोलेंसेस फ्रॉम आवर साइड टू द कंप्लीट फैमिलीज जो इम्पैक्ट हुई है। मोर देन दैट, एक अपील भी है हम सभी से, अगर हम लोग कोई भी अगर अहमदाबाद के पास में और किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में। सो फर्स्टली माय कंप्लीट कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिली जो इम्पैक्ट हो रही है। इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर जो हुआ है, एंड हम सभी की सारी विशेष उनके साथ है, ब्लेसिंग्स उनके साथ है, एंड लेट अस ट्राई एंड बी वन इन दिस डिजास्टर सिचुएशन। मैम, कमिंग ऑन द क्वेश्चन जो आपने बात करी है, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग 40 की बात करी है। सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर होगा डिपेंडिंग अपॉन योर गोल। पर अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, बिल्कुल पहला पॉइंट देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि आपने बजटिंग करी है नहीं करी है। ये कहने में बहुत सिंपल होता है कि बजटिंग करनी है, बट लोग समझते नहीं है बजटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सपोज करते हैं हम लोग अभी आज के दिन मुंबई स्टूडियो में बैठे, हमें अपने घर जाना है। सबसे पहले हमें क्या डायरेक्शन में डालना पड़ेगा कि हम आज के दिन है कहां पे, हम आज के दिन है कहां पे, वो पता चलता है हमारी बजटिंग से। ये जितने भी मैं लोगों से मिलता हूं स्पेसिफिकली, चाहे वो 35, 40, 45 की भी एज तक आ जाते हैं, पर उनको कभी बजट का आइडिया ही नहीं होता। तो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पे जाने से पहले इंश्योर कीजिए कि आपने प्रॉपर बजटिंग कर रखी हो, प्रॉपर एक्सपेंसेस लिख रखे हो, प्रॉपर इनकम लिख रखी हो। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को बजट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 से 15% की इनकम तो आपकी बाय डिफॉल्ट एक्सपेंसेस को बचा के ही हो जाती है। तो स्टेप नंबर 1 विल बी टू इंश्योर कि आपने बजटिंग प्रॉपरली कर रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस प्रॉपरली है, क्योंकि किस दिन हमारा आखिरी दिन हो हमें नहीं पता, पर उस सिचुएशन में हमारी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर्ड होनी चाहिए। और ये कहा जाता है कि इन नॉर्मल सिचुएशन एटलीस्ट 10 साल तक फाइनेंशियली हमारी फैमिली हमारे जाने के बाद भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहती है। इसलिए आपको आपकी एनुअल इनकम का एटलीस्ट 10 गुने के जितना टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, अगर आप कमा रहे हैं तो। देखिए होता क्या, अगर हम नहीं कमा रहे, हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं है, इट्स ओके, बट अगर आप अर्निंग मेंबर है तो टर्म प्लान आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हमेशा होना चाहिए। मैं इसको पोर्टफोलियो का पार्ट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बिफोर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, एफएनओ, किसी भी चीज के बारे में बात करने से पहले आपके पास टर्म प्लान क्या है या नहीं, इसको चेक कर लीजिए। ये आपकी फैमिली को उस समय सिक्योरिटी देगा, सेफ्टी देगा, जिस समय आप इस दुनिया में नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। मैम, यहां तक हम क्लियर है? हम आगे चले या इसमें अगर कुछ है तो हम लोग टर्म को काफी इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे आज, आई थिंक, इस डिस्कशन में। चलिए, मेरे ख्याल से 40 एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आप मिडिल में होते हैं, जैसे आपने भी कई बार जिक्र कर लिया है आपके फाइनेंशियल गोल्स, जहां पर बच्चे ऑलमोस्ट अपनी पढ़ाई लिखाई का जो आपका लक्ष्य है उसकी और जो टाइम होराइजन है, और मेरे ख्याल से जो गोल अचीव करने का समय है वो ऑलमोस्ट एट द डोर स्टेप होता है। रिटायरमेंट का ऐसा लक्ष्य है जो आपके सामने खड़ा है, आपको देख रहा है और आप चिंता में है कि अब क्या किया जाए। लोन हो सकता है काफ़ी हद तक आपके ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट फैग एंड ऑफ द लोन, अगर आपने सही प्लानिंग कर रखी है तो, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वहां पर भी गड़बड़ हो जाती है। लाइबिलिटीज कैसे इंश्योर करें? बजटिंग वगैरह तो आपको कर लेनी चाहिए, आगे के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन लाइबिलिटीज के लिए स्पेसिफिकली रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या ये वो दौर है, क्योंकि 40 अज्यूमिंग करियर में ऐसा सिचुएशन है, ऐसी पोजीशन है जहां पर आप स्टेबिलिटी पा चुके हैं, ठीक है। अगर आप उस जनरेशन के नहीं है जहां पे आपको अर्ली रिटायरमेंट की जरूरत है, जहां पे आपको स्टार्टअप शुरू करना है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वेल, अगर दैट इज योर प्लान तो आपको एक रीवर्क करने की जरूरत है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है और लाइबिलिटीज आपके ऊपर हैं, तो उसकी रणनीति क्या हो, उसको स्ट्रैटेजाइज कैसे किया जाए? मैम, लाइबिलिटीज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि एटलीस्ट 45 के बाद हमारे पास मेजर लाइबिलिटीज नहीं रहनी चाहिए। सो अगर आपके पास अभी लाइबिलिटीज है ना, उसके लिए सिंपल सा आप स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपनी लाइबिलिटी को, जिस लाइबिलिटी का आपके सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है,
हाईएस्ट से लेके लोएस्ट इंटरेस्ट रेट की लाइबिलिटीज में आप एक बार एक पेपर पेन पे लिख के मेंशन कर दीजिए। जैसे ही आपने मेंशन कर दिया तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइबिलिटीज कितनी है। अब आपको सेकंड पॉइंट में ये चेक करना है कि क्या आपकी जितनी मंथली ईएमआई होती है वो आपकी सैलरी का 10 या 15% से ऊपर है क्या। अगर है तो लाइबिलिटी वाले पॉइंट को आपको इमीडिएटली स्ट्रक डाउन करके उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट ला देगा। तो 15% इज द फिगर। अगर 15% तक की आपकी लाइबिलिटीज चल रही है आपके मंथली इनकम की, इट्स ओके। हम लोग इंश्योर करेंगे 45-47 तक वो ऑलमोस्ट हम जीरो तक पहुंच जाएंगे। अगर नहीं चल रही है तो फिर आपको थोड़ा एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सेविंग्स थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़े से खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट का पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके से प्लान करना है कि बिफोर 50 हमारी लाइबिलिटी वाला पोर्शन एकदम जीरो हो जाए। मैं यूजुअली कहता हूं 45-46, पर बिलो 50 आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं हो जानी चाहिए। अब देखिए, लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब आप एक बिजनेस में कर रहे हैं काम, आपका बिजनेस है, उसमें आपने कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली, कोई बैंक लोन ले लिया जो आपके बिजनेस में रेगुलरली यूज हो रहा है, दैट इज अलाउड, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। पर एट द सेम टाइम आप अगर जॉब में है या फिर इवन आप बिजनेस में और आपने अपने घर के लिए या फिर इवन आपके कार का कोई लोन चल रहा है, आप वेकेशन पे गए, आजकल तो लोग अपने बच्चों की शादी लोन पे करवा देते हैं कि हमें शादी में दिखावा करने का इतना शौक हो गया है कि हम लोन लेके बच्चों की ईएमआई पे शादी करवा देते हैं। इस टाइप का कोई भी पर्सनल लोन स्पेसिफिकली जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से ऊपर है, उन सबको हमें एग्रेसिवली जाके नलीफाई करना है। अगर हम नहीं कर पा रहे हमारी एग्जिस्टिंग इनकम से नलीफाई, तो हो सकता है कि बिटवीन 40 to 45 आपके पास अगर पुराना इन्वेस्टमेंट्स पड़ा है, पुरानी एसआईपीस पड़ी है, पुराने डेट में इन्वेस्टमेंट पड़ा है, एफडीज में पड़ा है, उसको भी शायद हम यूज करके यहां पे हमारी लाइबिलिटीज को नलीफाई करने की कोशिश करेंगे और अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और अपनी परसेंटेज ऑफ इनकम के 15% के ऊपर की ईएमआई नहीं होनी है, इसको गोल्डन रूल थंब बना लीजिए। आपने जो पॉइंट छेड़ी ना शादी वाली, वो बहुत कमाल की थी। अच्छा, आपकी शादी भी तो बहुत धूमधाम से हुई। अनंत, कितना खर्चा और क्या आपने खुद फंड किया था अपनी शादी को? नहीं, हम लोग अभी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं मैम। सो जॉइंट अच्छा। फैमिली में दादाजी को, पापा को, उनको ज्यादा पता होगा इस शादी के खर्चे के बारे में। और राजस्थान अच्छा। में हाँ एक शादी उत्सव होता है। मेरे को क्या लगता है मैम, कई हाँ। बार इसके दोनों पहलू है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो क्या आपको शादी में एक्सपेंस नहीं करना चाहिए? आई थिंक हाँ, वो हमारा एक ऐसा एक उत्सव होता है जहां पे आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होती है। और जिस तरीके की लाइफस्टाइल में हम आज के दिन जाते जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली एक साथ रहना आज के दिन बहुत डिफिकल्ट हो गया है। सो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप वहां पे स्पेंड कर रहे हो, इट्स ओके। पर अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रही जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूं कि लोग ये जाने कि मेरे पास बहुत पैसा है। देखिए, एक होता है कि हमें लोगों को जनाना कि मेरे पास पैसा है, दूसरा मेरे पास पैसा होना, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपको जताने के लिए शादी में खर्चा करना पड़ रहा है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, वो आपके लिए शौक पूरा करना नहीं है। पर आप अपने शौक से कर रहे हो और आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, ऑब्वियसली आपको शादी पे भी एक्सपेंडिचर करना चाहिए। इंडिया का आज के दिन 200 लाख करोड़ का एनुअल बजट होता है शादी का। बहुत इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इंडिया की शादी से। हमारी जीडीपी का एक मेजर एलोकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली शादी के खर्चों के अराउंड चलता भी है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हमें शादी पे खर्चा एकदम जीरो कर देना चाहिए, बट हाँ, हमारी पॉकेट को ध्यान में रखते हुए खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब ये बताइएगा, अब 40 आप पहुंच चुके हैं, अब किसी ने रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा हो तो अब सोचना शुरू करें और कैसे आगे बढ़ें? मैम, कभी भी रिटायरमेंट के लिए सोचना और प्लान करने की देरी का समय कुछ नहीं होता। जिस दिन आप जागे उस दिन सवेरे। आप सोचो कि मैंने 5 साल पहले स्टार्ट कर लिया होता, वो 5 साल अब आपको नहीं मिलने वाले। आज आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। मजे की बात यह है कि हमारा ड्रीम फिगर क्या हो सकता है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। मैं कहता हूं चलो 10 करोड़ का फिगर है आपका। आज के दिन आपकी 40 एज है, 65 पे आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो और 10 करोड़ के टारगेट तक जाना चाह रहे हैं। 14-15% के सीएजीआर के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ मात्र 31,000 पर मंथ की एसआईपी से भी अभी भी आपका रिटायरमेंट ये प्लान हो सकता है। मतलब जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लगे, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल करना है। सिंपल चीजें जब हमें पता चलता है कि यार सिर्फ मेरे को 30-32 हजार रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है, तो लगता है हाँ यार इतना तो मैं कर सकता हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग बोलेंगे हमें तो रिटायरमेंट पे 10 करोड़ चाहिए भी नहीं, हो सकता है आपका काम 5 करोड़ में भी हो रहा हो। हर के लिए ये फिगर अलग होगा। बट मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है, आपके समय अभी भी है आपके हाथ में, अभी भी आपके पास 20 से 25 ईयर्स ऑफ इनकम है। ऐसा पीरियड है जहां पे आप अर्न करेंगे, तो इट इज गुड टाइम टू स्टार्ट योर रिटायरमेंट प्लानिंग। अभी भी देरी नहीं हुई है। मोर देन दैट, अगर थोड़ा बहुत भी फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान दिया होगा, तो थोड़े एसेट्स, थोड़ी एफडीज, थोड़ा म्यूचुअल फंड आपके पास ऑलरेडी हो चुका होगा।
जो आपकी प्रोबेबली इस एसआईपी को अगर थोड़ा भी आपने 20-25 लाख तक का भी सेव कर रखा है तो ये प्रोबेबली 32,000 की एसआईपी आपकी 25,000 के भी नीचे जा सकती है। सो कोई देरी का बात नहीं है, आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें तो हमने कर दी है, रिटायरमेंट प्लानिंग, बाकी सब लक्ष्य आपको ध्यान में रखने हैं। वसीयत बनाने का समय आ गया है क्या? सक्सेशन प्लानिंग कर लें? मैम, मैं हमेशा हमारे सभी जितने भी लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, एक बार हमने इस पे डिस्कशन भी किया था मैम, जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, था। हाँ, राइट, आई रिमेंबर। हाँ जी मैम, और अभी तो म्यूचुअल फंड ने भी बहुत अच्छा कर दिया है कि आपको अपने हर फंड्स में 1 जून से ये नया रूल आ चुका है। अगर आपको कोई नया फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे ऑनलाइन करना है, चाहे फिजिकल करना है, उसमें आपके नॉमिनी प्रॉपर्ली मेंशन होने चाहिए, प्रॉपर्ली नॉमिनी की डिटेल्स भी मेंशन होनी चाहिए, परसेंटेज भी मेंशन होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, विच इज अ ब्यूटीफुल स्टेप। आई थिंक हम हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या हमारे जैसे और आपके जैसे जो भी एजुकेशन फैला रहे हैं उनके लिए काम बढ़ गया है, बट इवेंचुअली आई थिंक जब हमें पता चलता है कि 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ अनक्लेम्ड पड़े आज के दिन म्यूचुअल फंड्स में, अनक्लेम्ड पड़े आज के दिन बैंक डिपॉजिट्स में, एफडीज में, तो बड़ा बुरा लगता है कि लोगों के पास पैसा है जो उनको इनहेरिट होना चाहिए, बट उनको पता नहीं उसके बारे में, इसलिए उनको मिल नहीं पाता। तो बिल्कुल आपके साथ हर एक एसेट्स में इंश्योर करना है कि आपने प्रॉपर्ली नॉमिनी मेंशन कर रखा है। प्लस अगर आपकी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है तो विल बना दीजिए एक नॉर्मल पेपर पे और लिख के चले जाइए साइन करके, कोई दिक्कत नहीं है। और लगता है कि मेरे जाने के बाद फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो सकता है तो एक रजिस्टर्ड विल बना दीजिए, चाहे 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बना के रखिए। मेजॉरिटी एसेट में विल और नॉमिनी दो अलग लोग होते हैं। नॉमिनी आपका केयरटेकर होता है और जिसके आपने विल जिसके फेवर में लिखी है वो एक्चुअल ओनर होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और हमेशा एक विल भी बना के रखिए। नॉमिनी तो होना ही चाहिए हर एक एसेट पे। मोर देन दैट, आज के हमारे डिस्कशन का जो लास्ट पॉइंट था वो भी मैंने स्पेसिफिकली रखा था, एनुअली अपनी फैमिली के साथ बैठ के बताइए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, बताइए आपका इंश्योरेंस क्या है, बताइए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है नहीं ले रखा। क्योंकि सपोज करते हैं आपको कुछ हेल्थ इमरजेंसी आ गई, उस समय आप जाके वो हेल्थ के पेपर को नहीं ढूंढ पाओगे। आपकी वाइफ के पास, आपके हस्बैंड के पास, अगर आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड के पास, अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ के पास, आपकी फैमिली के पास डिटेल्स होनी चाहिए। कौन है आपका डिस्ट्रीब्यूटर जिससे आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अगर ऑनलाइन लिया है तो आपको किससे कनेक्ट करना है, कौन सा इमरजेंसी नंबर है, कितना कवर है, कौन कौन से हॉस्पिटल में आपकी कैशलेस सेटलमेंट अलाउड है, क्योंकि आजकल तो कैशलेस सेटलमेंट होता ही है, कौन से हॉस्पिटल में अलाउड है। आपको हॉस्पिटल में जैसे ही एडमिट होंगे इमीडिएटली उनको मेंशन करना पड़ेगा कि कैशलेस सेटलमेंट का काउंटर ये है, यहां पे जाके अपनी रिपोर्ट और फाइलिंग कर दीजिए। इन सब चीजों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमारे सामने कोई इमरजेंसी है नहीं आज, पर मजे की बात यह है कि इमरजेंसी हमें बता के नहीं आती कि किस दिन इमरजेंसी आ जाएगी। तो इसीलिए एनुअल बेसिस पे अपनी फैमिली को अपडेटेड रखिए बेसिक चीजों के साथ। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर आपकी फोन में, आपकी फैमिली मेंबर के फोन में होना चाहिए। अगर ऑनलाइन लिया है तो कौन से प्लेटफॉर्म से लिया है, उसका क्या लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपकी फैमिली के पास होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको इंश्योर करेगा कि मुसीबत के समय में आपकी फैमिली को पैसा मिल भी जाए और वो इसको यूज भी कर पाए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और राइट, चलिए, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी विस्तार से 40 की उम्र का अहम पड़ाव जहां पर आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत है उस पर चर्चा की है। अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से आज दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद। थैंक यू मैम। चलिए, इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। जाते जाते छोड़ जा रही हूँ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए।